स्वागत है स्टेट न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर। सर, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। और सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त है? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दे और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपराधी अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे, यह भाषा नितांत गलत है। अपराधी अपराध छोड़ दे और सुधर जाए या कानून के हवाले कर दे या हम कानून के हवाले कर देंगे, ये भाषा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। जब भाषा ही गलत है, जब उनका लक्ष्य ही गलत है, अपराधी प्रदेश छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? प्रदेश क्यों छोड़ दे? उसको सुधारा जाएगा, वो नहीं सुधरेगा तो कानून के हवाले किया जाएगा और कानून उसको जेल में डालेगी। ये कौन सी भाषा है कि देश छोड़ दे? क्यों देश छोड़ दे? जितना ये योगी का देश है उतना सबका देश है, गरीब का प्रदेश छोड़ दे। हाँ, प्रदेश क्यों प्रदेश छोड़ देगा? ये न्यायपालिका जब छुड़वाएगी खास समय के लिए तो छोड़ेगा। ये मुख्यमंत्री और पुलिस की भाषा ये उचित नहीं है। यही पुलिस भी करती है, हमारा इलाका छोड़ दो, दूसरे इलाके में जाके करो। अगर अपराधी क्या मंशा है योगी की कि उत्तर प्रदेश छोड़ दे और बिहार में जाके मर्डर करे, महाराष्ट्र में जाके मर्डर करे? भारत के नागरिक योगी नहीं है क्या? लेकिन असर नहीं दिखा जिस तरीके से क्राइम कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? अगर ये इस तरह की सोच है, नीतियां ही बेसिकली ये नहीं बना सकते तो कैसे छोड़ देगा? न कोई छोड़ेगा और न ये छोड़ा सकते हैं। ये गिरफ्तार करें और कानून के हवाले करें। उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरीके से पहले सीमा पर पहुंच रहा है, तो उस पर आपको क्या लगता है, सरकार की गलती है या पुलिस की? सरकार और केवल सरकार की गलती है। सरकार स्वयं गुंडाई कर रही है और पुलिस को गुंडा बना रही है। पुलिस को गुंडा कैसे बना रही है? पुलिस तो ऐसा विभाग है जो अपने आप में सक्षम है, सरकार की कोई वो नीति नहीं है। किसी एनकाउंटर पर क्या हमारे मुख्यमंत्री ने किसी डीआईजी आईजी को बुला के तलब किया कि इनकाउंटर क्यों किया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कह के भेजते हैं इनकाउंटर करो, तो इनकी हिम्मत है डीआईजी आईजी से डीजीपी से पूछने की कि हत्या क्यों हुई? उसको तो सिग्नल मिला हुआ है हत्या करने का। तो सस्पेंड तो बराबर कर रहे हैं योगी जी। सस्पेंड कर रहे हैं कि बचा रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं कि बचा रहे हैं? गिरफ्तार करने के बाद हत्या हो जा रही है। डीजीपी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था कि तुम्हारी पुलिस इतनी अक्षम है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस कोर्ट तक हाजिर नहीं कर पाई, इनकाउंटर कर दिया। यस, डीजीपी को तुरंत अगर सस्पेंड किए होते और कानपुर के एसएसपी डीआईजी आईजी को, तो मैं मान लेता कि इनकी नीयत ठीक है। हम किसी अपराधी की हत्या की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम नागरिक की हत्या की वकालत कर रहे हैं, व्यक्ति की हत्या की वकालत कर रहे हैं, पुलिस फोर्स की हत्या की वकालत कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की हत्या हो गई वहां, इन्होंने एसएसपी डीआईजी को क्यों नहीं तलब किया कि वो कौन सी ऐसी चीज थी कि एक इंडिविजुअल अपराधी जो इतना सातिर था, इतने दिनों तक बचा रहा? और हमारे सरकार कह रही थी कि हम तो नजर बना के बैठे हुए हैं उस पर। नजर बना के यही बैठे थे कि पुलिसकर्मी 8 वहां शहीद हो गए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आपने पुलिस की खबर ली? पुलिस से मिल के, पुलिस से जब गुंडाई करवा रहे हो तो पुलिस पर तुम एक्शन ले सकते हो? तुम दिखावे का एक्शन लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्वयं की नीयत ठीक नहीं है। तुम केवल दंड में विश्वास करते हो, तुम सुधार में विश्वास नहीं करते, तुम नागरिक के प्रति संवेदनशील नहीं हो, तुम मानवीय नहीं हो, तुम अमानवीय हो। तो आप उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं कि नहीं? हम सुरक्षित रहना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अपनी बात को बहादुरी से कह जाना। कायराना कोई अंदाज नहीं है, हम बिल में भागने वाले नहीं हैं। वो क्या सुरक्षा हमारी करेंगे? हमारी सुरक्षा हमारे साहस पर निर्भर करेगी और प्रत्येक व्यक्ति को यह साहस देना पड़ेगा, वरना इस सरकार में दम नहीं है किसी की सुरक्षा करने का, क्योंकि ये भक्षक है।
ईद उल अजहा बकरीद के लिए गाइडलाइन दिए गए हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर का शिलान्यास, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? निहायत गलत है। जहां तक गाइडलाइन देने की बात है, गाइडलाइन देना चाहिए और सबके स्वास्थ्य के लिए और मुस्लिम भाइयों के स्वास्थ्य को देखते हुए, एक बृहद व्यवस्था को देखते हुए गाइडलाइन देना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन गाइडलाइन के साथ साथ आप अन्य कोई त्यौहार मनाने की आपको जल्दी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ विसंगति है। आप तो किसी को कह रहे हैं शादी आप मत करिए, आप किसी मीटिंग मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, और आप स्वयं प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं शिलान्यास के लिए। क्या फटा जा रहा है? निर्णय हो चुका है, नवंबर के बाद हो जाता, महामारी के जाने के बाद हो जाता। तो क्या लगता है सरकार जल्दबाजी कर रही है कि खिलवाड़ कर रही है जनता के साथ में? सरकार अभी भी जनता को मूर्ख समझ रही है कि हमारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे और अगर हम शिलान्यास कर देंगे तो अगला चुनाव भी जीत आएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अभी तक एक भी नंबर इनको मिला नहीं है। डिमोनेटाइजेशन फेल, जीएसटी फेल, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नीति फेल, कोरोना के लिए ये थाली बजवाए वो फेल, ये पास कहाँ हुए? तो सरकार की सारी नीतियां फेल हैं। इनको अभी भ्रम है कि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद हम फिर चुनाव जीत लेंगे। लेकिन कोविड-19 में इन्होंने काफ़ी दर्ज कराया है, काफ़ी काम किया है, ऐसा कहना है सरकार का। काम करना चाहिए, काम किया भी है। काम जो इन्होंने किया है उसके लिए हम उनकी सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये काम, पहली चीज़ तो समय से नहीं हुआ, दूसरी चीज़ प्रचार में ज़्यादा मशगूल हैं और काम में कम मशगूल हैं, तीसरी चीज़ कि इस महामारी में भी व्यक्ति को अगर इस महामारी से निपटने के लिए स्वयं का पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो ये सरकार के लिए अभिशाप है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं। यानी कहने का मतलब सरकार इसमें भी असफल है। ऑफ कोर्स, आप बताइए कि भारत में कोविड-19 कम से कम 4 महीने बाद आया विश्व का अनुभव लेने के। आप जनवरी से तैयारी किए होते तो आज ये स्थिति न होती। आप दिल्ली बॉम्बे से जब पलायन हुआ तो उनको रोक नहीं पाए, उनको ला के आप सुरक्षित स्थान पर नहीं दे पाए, उनका टेस्ट करके उनका उपचार नहीं कर पाए, इम्यूनिटी की चीज़ें सामान्य नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पाए, तो फेल तो है ही हैं। लेकिन फिर भी ये महामारी है, सरकार जो भी कर रही है उसमें हमारा सहयोग है और सबका सहयोग होना चाहिए। मानवीय भारत पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी नीति क्या रहेगी आगे, रणनीति क्या रहेगा चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति चुनाव को लेकर रहेगी, लेकिन उससे बढ़कर राजनीति में सुधार को लेकर है, जनता को जागरूक करने के लिए है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता देख रही है विधायक बिकते हैं, जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का एक कंडक्ट है। जनता देखने के बाद उनको जवाब दे सकती है, लेकिन जनता जवाब नहीं देती। ये जनता में दोष आ गया क्योंकि वह शासक से सीखती है। जनता ने सीख लिया है कि विधायक 40 करोड़ में बिक रहा है तो हम 100 रुपये में नहीं बिकेंगे। तो जनता अगर इनका जवाब दे दे तो हमको कुछ करना ही नहीं है, हम तो केवल जनता तक इनकी बात उठाएंगे। लेकिन जनता इनसे सौदा करेगी, जनता इनसे सौदा करेगी और फिर घाटा खाएगी। तो हम जनता को ये बताना चाहेंगे आने वाले चुनाव में कि इन निकम्मी सरकारों से, इन निकम्मे राजनीतिज्ञों के, चाहे मेरे ही दल का कोई राजनीतिज्ञ हो, बाय द वे आ गया हो अनजाने में, इनसे आप सौदा मत करिए। इनसे आप 2500 का सौदा करके वोट दे दोगे तो फिर घाटा खाओगे। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हरकतें कर जाते हैं। सत्ता में आने के पहले ही करते हैं। तमाम छोटे दल हैं, आप देख सकते हैं, जो सत्ता में आने के पहले खराब हरकत नहीं किया होगा वो बाद में नहीं करेगा। मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अगर मैं अभी ये सब हरकतें किया होऊंगा, हमारे आचरण में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, ये सारी बातें होंगी तो आने पर और करेंगे। ये लोग पहले से करते आए हैं, ये मठ चलाते थे, वो संघ जैसे दकियानूस संगठन के सदस्य थे, झोला ढोते थे, तो सत्ता में आने पर क्या करेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की बहुलवादी संस्कृति से बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से क्या अपेक्षा करेंगे?
ये कहना गलत है कि कहते सब हैं गलते। जो कहते हैं उनका पुराना देख लो तो आने पर भी वो गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं उनका पुराना तो आप देखते नहीं, कहना सुनते हैं। अरे मैं कह रहा हूं मेरा पुराना देख लीजिए। हमारे देश से तमाम छोटे दल हैं, वो लोग भी हमसे अच्छी अच्छी बात हो सकता है कहते हो, उनका पुराना देख लीजिए, तो हमारा भी पुराना देख लीजिए, कांग्रेस का पुराना देख लीजिए, बीजेपी का पुराना देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का पुराना देख लीजिए, कम्युनिस्टों का पुराना देख लीजिए। साफ है, जिसका पुराना खराब है वो नया भी खराब है। इतना निडरता के साथ में आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन लें और आप पर मुकदमा? भय और कायरता और डर सबसे बड़ा अपराध है। हम डरेंगे? अब तो स्टैंड हो गया है मुकदमों का। अरे मुकदमा चला लें, मुकदमा चला लें। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अगर जेल जाने से डरे होते तो हमको आज़ादी न मिलती। और अगर हम राजनीतिक सुधार चाहते हैं तो योगी और नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से या मुलायम और मायावती से अगर डरेंगे तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे। हमको किसी से डर नहीं है, हमको केवल स्वयं से डर है, अपनी आत्मा से डर है, जो आपने कहा कि मेरी नीयत न खराब होने पावे। तो मैं श्योर करता हूं कि मेरी नीयत न पहले खराब थी, इसलिए इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आगे भी न खराब हो। लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी नीयत न खराब हो। अगर मेरी नीयत नहीं खराब होगी तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जो अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि राजनीतिक में किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और सरकारें जो होती हैं किस तरीके से ठगती हैं। अब आने वाला वक्त क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी हम आपसे लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और एक खास प्रोग्राम।